लोगों का केमिस्ट्री का टॉपिक चल रहा था, आप लोगों को याद होगा। और केमिस्ट्री हम लोगों का आज ऑलमोस्ट ये लास्ट टॉपिक होगा। सारी चीजें इसके अंदर केमिस्ट्री के अंदर खत्म हो जाएंगी। आज जो हम लोगों का टॉपिक है उसके अंदर हम लोग एक्सप्लोजिव्स के बारे में जानेंगे, एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस के बारे में जानेंगे। देखिए, एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस के अंदर जाने से पहले कुछ बेसिक बातें आपको बता देते हैं एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस से रिलेटेड। देखिए, दो तरीके के आम तौर पे हम लोग एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक वो एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस जो केमिकल रिएक्शंस के वजह से होते हैं, और एक वो एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस जो न्यूक्लियर रिएक्शंस की वजह से होते हैं। एक वो एक्सक्लूसिव सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन से होते हैं, यानी केमिकली होते हैं, जैसे बारूद, बम, पेट्रोल। इनसे बम फोड़ देना, पेट्रोल किसी बोतल में भर के आग लगा के फेंक देना, बम से फट जाए। किसी में जैसे कि आपने देखा कि पटाखे वाले मसाले हैं, पटाखे वाला बारूद है, कहीं भी आपने बहुत सारा उसको रखा और उसको बम लगा लगा के उड़ा दिया, ये हो गया। ये क्या हो गया? ये केमिकल रिएक्शन है कि इसमें आपने कुछ केमिकली चीजें डाली हुई हैं, कुछ बारूद का मसाला, कुछ पाउडर, गन पाउडर, ये सब डाल के आपने बनाया है। ये होता है केमिकल रिएक्शन। तो ये जो एक्सप्लोजिव होता है इसको केमिकल रिएक्शन से एक्सप्लोजिव्स बोलते हैं। दूसरे आपने सुने होंगे न्यूक्लियर रिएक्शंस। न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर दो तरीके के बॉम्ब होते हैं, हाइड्रोजन और एटम बॉम्ब। न्यूक्लियर रिएक्शंस से जो बॉम्ब बनाए जाते हैं उसको हम लोग फिजिक्स के टॉपिक में पढ़ते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर क्या होता है कि न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर बम अपने आप से अंदर से निकलता है, एटम स्प्लिट होता है। मतलब आप समझ लीजिए कि अगर अगर केमिकल रिएक्शंस का इस्तेमाल किया जाता है किसी का घर उड़ाने के लिए, तो न्यूक्लियर रिएक्शन जो है पहाड़ उड़ाने के लिए किया जाएगा। अगर न्यूक्लियर रिएक्शन से अगर हाइड्रोजन बम और एटम बम फेंक दिया जाएगा तो आप समझ लीजिए पहाड़ उड़ जाएगा। आप समझ रहे, इतना पावरफुल, इतना डिफरेंस होता है। तो केमिकल रिएक्शन जो होते हैं ये क्या होते हैं? बारूद, गन पाउडर, पटाखे के मसाले, इनका लगा के आपने बम बम से उड़ा दिया। लेकिन जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं इसके अंदर जो एनर्जी है वो एटम के अंदर से निकलती है। अब जब ये अंदर से निकलती है ये बहुत खतरनाक होता है, बहुत ज्यादा। ये पूरे पूरे शहर, पूरे पूरे कंट्री को तबाह कर सकता है। ये ऐसा होता है, ये कोई घर वर धमाके वाला नहीं है कि घर उड़ जाएगा, या कोई कोई किसी चीज के अंदर रख दिया, जैसे माइंस के अंदर डाल दिया तो पत्थर फूट गया। कोई चीज तोड़ना है उसमें माइंस लगा के उड़ा दी। आपने देखा होगा माइंस खदान जो होती हैं जहां पे माइंस तोड़ी जाती हैं, तो माइंस के अंदर क्या करते हैं? बम लगा देते हैं। जब बम फटता है तो माइंस टूट के गिर जाती है, उसके अंदर पत्थर टूट टूट के गिर जाते हैं। तो ये छोटे छोटे काम के लिए होते हैं। और वहीं न्यूक्लियर बॉम्ब जब फेंका जाता है तो पूरा पूरा शहर ही गायब हो जाता है। ये फर्क होता है। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस, इसमें क्या फर्क होता है कि केमिकल रिएक्शंस के अंदर हम लोग बारूद, बम, गन पाउडर का मसाला इस्तेमाल करते हैं, जैसे पेट्रोल का इस्तेमाल कर लिया, यानी जो इनफ्लेमेबल चीजें होती हैं, इनफ्लेमेबल चीजों का इस्तेमाल करके धमाका किया जाता है इसके अंदर बेसिकली। तो यानी ये एक तरीके के, जैसे कि हम लोग फ्यूल को जलाते हैं, कोई फ्यूल को जलाते हैं, जैसे लकड़ी को जलाते हैं तो लकड़ी से आग पैदा होती है। तो ये केमिकल इस तरीके का होता है, सादा सादा, बिल्कुल बेसिक। इसीलिए देखिए पहले जमाने में न्यूक्लियर वेपन्स नहीं था। न्यूक्लियर वेपन्स कुछ टाइम के बाद बना है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी एडवांस होने के बाद बनाया गया है। क्योंकि गन पाउडर, बारूद, ये सब तो पहले भी था, लेकिन न्यूक्लियर वेपन्स अभी आए हैं कुछ 100 साल, 200 साल के अंदर न्यूक्लियर वेपन्स अलग अलग कंट्रीज के पास आए हैं। सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स किसके पास हैं? अमेरिका और रशिया के पास। ठीक है। तो न्यूक्लियर वेपन्स और केमिकल रिएक्शंस में ये फर्क होता है। तो न्यूक्लियर वेपन्स जो है हम लोग फिजिक्स के टॉपिक में पढ़ते हैं कि उसके अंदर कि जैसे कि चेन रिएक्शन होता है, फ्यूजन होता है, फिशन होता है। ठीक है। अब आप इसका एक एग्जांपल और समझ लीजिए कि मान लीजिए कि केमिकल रिएक्शन का एक एग्जांपल ये ले लीजिए कि आपने बहुत सारे पटाखे लिए और कहीं पे ले जाके उसमें आग लगा दिया, बड़ा सा धमाका हुआ। बहुत सारे, मान लीजिए कि आपने एक कमरे के भर के पटाखे लिए और उसमें आग लगा दी, सारे पटाखे फटे, धमाका हो गया। ये क्या है? केमिकल रिएक्शन। लेकिन सूरज सूरज है ना, सन सन का एक टुकड़ा उठा के जमीन पे पटक दिया। सूरज जो खुद से गर्मी निकाल रहा है, पटाखे के लिए आप क्या कर रहे हो? आप पटाखे के अंदर खुद आग दे रहे हो। सूरज को आग की जरूरत पड़ती है? नहीं, सूरज को आग की जरूरत नहीं है, वो खुद जल रहा है, वो खुद एनर्जी निकाल रहा है। जो खुद एनर्जी निकाल रहा है यही होता है न्यूक्लियर रिएक्शन। वो खुद से फट जाएगा, उसको आग की जरूरत नहीं है। ये फर्क होता है इन दोनों एक्सप्लोजिव्स में। समझ में आ गया आप लोगों को?
डिफरेंस। तो उसी में हम लोग आज जो एक्सप्लोसिव्स पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों का जो एक्सप्लोसिव्स का टॉपिक चल रहा है ये केमिस्ट्री के अंदर चल रहा है। तो अब जब ये केमिस्ट्री के अंदर चल रहा है तो हम लोग केमिकल रिएक्शंस वाले जो एक्सप्लोसिव्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो केमिकल एक्सप्लोसिव्स में हम लोग किस किस चीज को पढ़ते हैं, आइए जल्दी जल्दी देख लेते हैं। फिर इसके बाद हम लोग मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। टीएनटी, टीएनपी, टीएनजी, आरडीएक्स, गन पाउडर, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो ये आते हैं केमिकल रिएक्शंस के अंदर, टीएनटी, टीएनपी, टीएनजी, आरडीएक्स, गन पाउडर, इन्हीं को हम लोग आज कवर करेंगे। तो ये एक्सप्लोड कैसे होते हैं, हमने आपको सारी चीजें बता दिया। न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव्स में आपको पता है एटॉमिक बॉम्ब होते हैं और हाइड्रोजन बॉम्ब्स होते हैं। ये कैसे एक्सप्लोड होते हैं, ये न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से होते हैं, ना कि केमिकल रिएक्शन की वजह से होते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं और एक एक पॉइंट्स को देखते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास टीएनटी, ट्राई नाइट्रोट्यूलिन। ट्राई नाइट्रोट्यूलिन याद रखना आपको, ये इंपॉर्टेंट है। टीएनटी, टीएनटी बॉम्ब हम लोगों ने पढ़ा था जब हम लोग नाइट्रोजन का टॉपिक पढ़ रहे थे, याद होगा आप लोगों को, नाइट्रोजन में पढ़ा था, याद है आप लोगों को, नाइट्रोजन में हम लोगों ने पढ़ा था टीएनटी बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है नाइट्रिक एसिड। तो ट्राई नाइट्रोट्यूलिन, ट्राई नाइट्रोट्यूलिन, ये टीएनटी भी एक बम होता है। हमने बताया था आपको कि टीएनटी बहुत स्टेबल बम होता है, इसको कोई दिक्कत नहीं, जब तक आप इसको नहीं फोड़ोगे ये आमतौर पे फूटता नहीं है, बहुत स्टेबल बम होता है। तो जो बहुत स्टेबल होता है तो इसको क्या करते हैं कि ला के रख लिया, माइंस वाइंस में अगर कुछ उड़ाना है ले जाके कंस्ट्रक्शन वर्क में डाल दिया, वहां पे यहां से ऐसे मारा वहां फट गया, बहुत ही स्टेबल बॉम्ब होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ट्राई नाइट्रोटिलीन, तो ये जैसे देखिए यहां पे है, ये रखा हुआ है, यहां से ऐसे किया बम फट गया, ट्राई नाइट्रोट्यूलिन, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग एक्सप्लोसिव होता है, माइनिंग में इस्तेमाल किया जाता है, ब्लास्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट एक्सप्लोड्स ओनली व्हेन प्रॉपर्ली ट्रिगर्ड। तो जैसे बंदूक के अंदर जब तक ट्रिगर नहीं किया जाएगा कुछ नहीं होगा बंदूक से, वैसे ही है, काफी स्टेबल होता है, रिलेटिवली स्टेबल। यूज किया जाता है रॉक्स को ब्रेक करने के लिए। माइंस, माइंस जो होती हैं आपने देखा होगा पहाड़ों के अंदर खदानें होती हैं, तो खदानें वगैरह में बड़े बड़े पहाड़ के टुकड़े होते हैं, कई बार अगर उनको इंसान तोड़ने बैठेगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, या बहुत सारे ऐसी जगह होती हैं कि जहां पे गाड़ी नहीं जा सकती है तोड़ने के लिए, तो वो अंदर क्या होते हैं इसी तरीके के टीएनटी बॉम्ब लगा देते हैं ताकि उस जगह को उड़ा दो, टुकड़ा टुकड़ा गिर जाएंगे, रास्ता हो जाएगा। तो एक हो गया आपका टीएनटी, स्टेबल होता है। दूसरा टीएनपी, ट्राई नाइट्रोफिनोल, ये देखिए इसकी इसकी इमेज है, ऑल्सो कॉल्ड पिक्रिक एसिड, याद रखिएगा ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक तो आपको यह याद रखना है टीएनपी का फुल फॉर्म क्या है, ट्राई नाइट्रोफिनोल, फुल फॉर्म से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको दूसरे नाम से भी बुलाते हैं पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड, मोर सेंसिटिव देन टीएनटी। टीएनटी स्टेबल होता है, ये जो है ये थोड़ा ज्यादा सेंसिटिव होता है। अर्लियर यूज्ड इन मिलिट्री एक्सप्लोजिव, बहुत पहले मिलिट्री के अंदर ये एक्सप्लोजिव के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तीसरा टीएनजी, ट्राई नाइट्रोग्लाइसरीन, ट्राई नाइट्रोग्लाइसरीन, ऑल्सो कॉल्ड नाइट्रोग्लाइसरीन, वेरी पावरफुल और वेरी सेंसिटिव। इसका इस्तेमाल किया जाता है डायनामाइट बनाने के लिए। डायनामाइट आपने सुना होगा अक्सर, डायनामाइट बम का की काफी इस्तेमाल किया जाता है। इसका भी कंस्ट्रक्शन वर्क में इस्तेमाल किया जाता है, तोड़ने फोड़ने के लिए, माइंस में तोड़ने के लिए, पहाड़ को तोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है डायनामाइट का। तो डायनामाइट जो है किससे बनता है, टीएनजी, ट्राई नाइट्रोग्लाइसरीन का इस्तेमाल किया जाता है डायनामाइट बनाने के लिए, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है। टीएनजी के अंदर बहुत सारी स्टोर्ड एनर्जी होती है, इवन अ स्मॉल शॉक। तो ये जो टीएनजी होता है इसके अंदर अगर स्मॉल शॉक, गर्मी या प्रेशर पहुंचा तो ये एक्सप्लोड हो जाएगा, तो यानी काफी सेंसिटिव हुआ। वहीं टीएनटी हम लोगों ने देखा है काफी स्टेबल होता है, लेकिन टीएनजी अगर हम लोग देखें तो इसमें अगर छोटा सा भी झटका लगा, ये हिला डुला की फटा, हीट और प्रेशर कैन कॉज इट टू एक्सप्लोड, दैट इज व्हाई इट इज हैंडल्ड वेरी केयरफुली। टीएनजी के यूज क्या होते हैं, टीएनजी का इस्तेमाल किया जाता है डायनामाइट बनाने के लिए, डायनामाइट का इस्तेमाल किया जाता है माइनिंग और रोड कटिंग और कंस्ट्रक्शन के लिए। डायनामाइट का इन्वेंशन किसने किया था, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, एल्फ्रेड नोबेल ने। इसीलिए इसको कहा जाता है नोबेल ऑयल, किनके नाम की वजह से, एल्फ्रेड नोबेल ने इसका इन्वेंट किया था और इसीलिए इसको कहा जाता है नोबेल ऑयल, ठीक है। तो यहां पे देखिए इजी कंपैरिजन, टीएनटी जो है टोल्यूइन से बनता है,
टीएनपी को पिक्रिक एसिड भी कहते हैं, टीएनजी नाइट्रोग्लाइसरीन जो ग्लाइसरीन से बनता है, और टीएनजी जो होता है, टीएनजी का इस्तेमाल किया जाता है डायनामाइट बनाने के लिए। टीएनपी को पिक्रिक एसिड भी कहा जाता है, और ऊपर आपको पता है टीएनटी जो बहुत स्टेबल होता है, बम। आगे बढ़ते हैं, जैसे ये देखिए डायनामाइट यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन वर्क लाइक रोड कटिंग। अब इसके बाद आता है आरडीएक्स, रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोजिव। आरडीएक्स का भी नाम सुना होगा। आज के मॉडर्न टाइम में ये आरडीएक्स का इस्तेमाल ज्यादा होता है। तो ये मॉडर्न टाइम में रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोजिव आरडीएक्स। इट इज वेरी पावरफुल एक्सप्लोजिव। आरडीएक्स वाज डिस्कवर्ड बाय हैंस हेनिंग। आरडीएक्स का डिस्कवर किसने करा था? हैंस हेनिंग ने करा था। इट्स केमिकल नेम इज साइक्लोट्राइमेट्रिथिलीन ट्राइनाइट्रामाइन। ये इसका केमिकल नाम है। आरडीएक्स इज ऑल्सो नोन एज साइक्लोनाइट एंड T4। साइक्लोनाइट एंड T4। आपको ऐसे कोई ऐसा केमिकल नाम याद करने की जरूरत नहीं है। ये केमिकल नाम किस जगह के एग्जाम में पूछ सकते हैं, जैसे आईएएस में, पीसीएस में। लेकिन अगर आप जुडिशरी या एपीओ की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपसे इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, ठीक है। बस इनके जैसे यूज पूछ लेगा, इनका फुल फॉर्म आपसे पूछ लेगा, लेकिन फिर भी हमने इसके अंदर देख दिया है, आप एक नजर जरूर मार लीजिएगा। RDS is modern and strong explosive used mainly by the military. It is much more powerful than TNT. तो यानी RDS जो है वो TNT के कंपैरिजन में ज्यादा पावरफुल होता है। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि RDS और TNT में कौन ज्यादा पावरफुल होता है। तो याद रखिएगा RDX, क्योंकि अब RDS मॉडर्न टाइम में इस्तेमाल हो रहा है, TNT तो बहुत पहले से इस्तेमाल चला आ रहा है। तो RDX क्योंकि मॉडर्न टाइम में इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि ये रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोजिव है। ये रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोजिव, तो आप इसको ऐसे याद कर लीजिए कि जब ये रिसर्च करके और डेवलप किया गया है तो जाहिर सी बात है कि ज्यादा खतरनाक बनाया गया होगा, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोजिव है, ठीक है। किसने इसको डिस्कवर किया है? तो हैंस हेनिंग ने। हैंस हेनिंग ने, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे ये देखिए RDX बॉम्ब, a very powerful modern explosive, stronger than TNT, mainly used for military purposes, used in advanced defense explosive। उसके बाद गन पाउडर। गन पाउडर तो काफी पहले से इस्तेमाल किया जा रहा है। गन पाउडर का इस्तेमाल क्या होता है? गन पाउडर के लिए जैसे आपने देखा होगा, जब बंदूक से गोली चलाई जाती है तो जो आपने बुलेट देखा है, तो बुलेट के अंदर होता क्या है? बुलेट के अंदर बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक होता है कि बुलेट गोली चलती कैसे है। बुलेट के अंदर एक इतनी बड़ी सी, जैसे मान लीजिए कि बुलेट होती है, उसमें ऊपर एक गोली लगा दी जाती है, लोहे का एक बॉल, मान लीजिए एक बॉल लगा दिया गया। वो बॉल लगा दिया गया और पीछे जो है गन पाउडर भर दिया गया, ठीक है। गन पाउडर को एकदम दबा के रखा जाता है कि उस पर जरा सा भी अगर कोई चीज लगेगी वो फट जाएगा। तो उसको बहुत मजबूत बनाया जाता है स्टील में, और पीछे से जो होता है उसके अंदर जो गन होती है, गन का पॉइंटर उस पर आके पड़ता है। जब हम ऐसे दाबते हैं तो गन का पॉइंटर पीछे से आके पड़ता है। जब उसके पीछे गन का पॉइंटर पड़ता है तो यहाँ पे जो होती है आग लगती है, ब्लास्ट होता है। जब वो ब्लास्ट होता है, वो ब्लास्ट की वजह से बॉल निकल के भागती है। तो जब बॉल निकल के भागती है तो सामने वाले को जाके लग जाती है। तो ये बहुत पहले टाइम से ये इस्तेमाल हो रहा है, काफी पुराना मेथड है गन पाउडर का। तो ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट एक्सप्लोजिव है, बहुत पहले एक्सप्लोजिव के लिए इस्तेमाल किया जाता था। फास्ट बर्न होता है और गैस प्रोड्यूस करता है। इसको यूज किया जाता है गन्स और बुलेट के अंदर। और गन पाउडर जो है ये इज एन ओल्ड एक्सप्लोजिव, और इसको डिस्कवर किया था रोगर बैकन ने। रॉजर बैकन के, ये रॉजर बैकन। गन पाउडर इज यूज्ड इन बुलेट्स एंड गन्स। पोटेशियम नाइट्रेट इज एन इंपॉर्टेंट सब्सटेंस यूज्ड टू मेक गन पाउडर। पोटेशियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया जाता है गन पाउडर का इस्तेमाल, इस गन पाउडर बनाने के लिए। देखिए गन पाउडर ओल्डेस्ट है, टीएनटी कॉमन स्ट्रॉन्ग एक्सप्लोजिव, टीएनपी पिक्रिक एसिड, टीएनजी नाइट्रोग्लाइसरीन डायनामाइट इस्तेमाल कर बनाने के लिए, आरडीएस स्ट्रॉन्ग मिलिट्री, अब मॉडर्न टाइम में यूज हो रहा है, गन पाउडर ब्लैक पाउडर, और ये पुराने टाइम पे इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर कुछ, ये तो एक्सप्लोजिव से रिलेटेड हो गया, कुछ इसके अंदर केमिस्ट्री के एक दो छोटे छोटे टॉपिक्स और ऐड कर दिए हमने, ताकि हमारा केमिस्ट्री के जो लेक्चर्स हैं वो कंप्लीट हो जाए आज। एक इसके अंदर एक टॉपिक है जिनसे एग्जाम में जो एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। क्लोरोपिक्रीन। क्लोरोपिक्रीन एक केमिकल सब्सटेंस होता है। इट हैज अ स्ट्रॉन्ग स्मेल एंड कैन अफेक्ट द आईज एंड ब्रीथिंग। देखिए क्लोरोपिक्रीन जो है, पहले के समय में जैसे कि आज के टाइम पे एनेस्थीसिया दिया जाता है पेशेंट को सर्जरी करने से पहले, तो पहले जमाने में क्या होता था, क्लोरोपिक्रीन का इस्तेमाल किया जाता था। क्लोरोपिक्रीन से क्या होता है, इंसान सो जाता है।
लेकिन ये काफी हार्मफुल भी होता है बॉडी के लिए, क्योंकि आंख को नुकसान पहुंचाता है, नोज को, लंग्स को नुकसान पहुंचाता है। तो अब इसका इस्तेमाल आमतौर पे नहीं किया जाता है। इसके आंखों में लगने से आंखों से आंसू निकलने लगता है। तो जब आंखों से आंसू निकलने लगता है तो इसका इस्तेमाल किया जाता है टीयर गैस में। जो देखा ना आपने, टीयर गैस चला देते हैं जैसे भीड़ को कंट्रोल करने के लिए। तो क्या है, क्लोरोपिक्रिन। क्लोरोपिक्रिन वॉज यूज अर्लियर टू मेक पेशेंट अनकॉन्शियस। पेशेंट को बेहोश करने के लिए पहले क्लोरोपिक्रिन का इस्तेमाल होता था पहले। अब तो आपको पता है मॉडर्न मेथड्स आ गए हैं, जैसे एनेस्थीसिया वगैरह दे दिया जाता है। ऑपरेशन से पहले मरीज को बेहोश करने में इसका उपयोग किया जाता था। इट इज यूज टू मेक अ पेशेंट अनकॉन्शियस बिफोर सर्जरी। तो जस्ट लाइक डॉक्टर्स गिव एनेस्थीसिया बिफोर सर्जरी सो द पेशेंट डज नॉट फील पेन, तो पहले क्लोरोपिक्रिन दिया जाता था, यूज फॉर अ सिमिलर पर्पस इन द पास्ट, लेकिन हार्मफुल ज्यादा होता है ये। अब इसका आज के टाइम पे क्लोरोपिक्रिन का इस्तेमाल किया है टीयर गैस के लिए, इंसेक्ट्स वगैरह को और पेस्ट वगैरह को मारने के लिए, यूज फॉर केमिकल ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग, कंट्रोल्ड यूज अब इसका रह गया है। अब दूसरा पॉइंट है इसके अंदर फाइबर्स। फाइबर्स क्या होते हैं, देखिए केमिस्ट्री के अंदर फाइबर्स जो है हम लोग आमतौर पे, जैसे कि यहाँ पे जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फाइबर्स उस तरीके, जैसे कि आपने तागे देखे ना, तागे, जो तागे बनाए जाते हैं उन्हीं को फाइबर्स कहा जाता है। तो अब तागे बहुत तरीके के होते हैं, नायलॉन के तागे होते हैं, पॉलिएस्टर के तागे होते हैं, तो बहुत तरीके के तागे होते हैं। तो इनसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फाइबर्स जो होते हैं ये लॉन्ग थिन मटेरियल्स होते हैं। इनका इस्तेमाल किया जाता है, क्या तागों का इस्तेमाल क्या होता है, कपड़ा बनाने के लिए, रस्सी बनाने के लिए, नेट बनाने के लिए, जैकेट बनाने के लिए, ठीक है। तागों का इस्तेमाल किया जाता है चादरें बनाने के लिए, ब्लैंकेट्स बनाने के लिए। तो इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। देयर आर टू मेन टाइप्स शोन हियर। एक पॉलीमाइड फाइबर्स जैसे कि नायलॉन, केवलर। केवलर का याद रखिएगा, केवलर का इस्तेमाल किया जाता है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए। आपने देखो बहुत सारे बुलेट प्रूफ जैकेट पहने रहते हैं पुलिस वाले, और उसमें कुछ चीजें लगी रहती हैं बुलेट प्रूफ। तो याद रखिएगा बुलेट प्रूफ किससे बनती है, केवलर मटेरियल से। तो दो तरीके के फाइबर्स होते हैं, पॉली पॉलीमाइड फाइबर्स जिसमें नायलॉन और केवलर आते हैं, और पॉलिएस्टर फाइबर जिसमें डैक्रॉन एंड टेरिलीन आते हैं। ठीक है, आइए नीचे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं नायलॉन 6। ये भी नायलॉन 6 एक सिंथेटिक फाइबर है, यानी खुद से बनाया हुआ फाइबर होता है। इसको बनाया जाता है एक मोनोमर से। लास्ट लेक्चर में याद होगा हम लोगों ने पढ़ा था मोनोमर, पॉलीमर, कई कई मोनोमर मिलते हैं तो एक पॉलीमर तैयार होता है, याद है सभी लोगों को। तो ये एक नायलॉन 6 सिंथेटिक फाइबर होता है, ये बनता है एक सिंगल मोनोमर से, कैप्रोलैक्टम। इसका यूज क्या होता है, मछलियों वाली नेट्स बनाने के लिए, क्योंकि ये काफी स्ट्रॉन्ग धागा होता है। तो मछलियां पकड़ने के लिए मजबूत जाल की जरूरत होती है, तो उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है कि मछलियां रुकें। रस्सियां बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग थ्रेड्स बनाने के लिए, ठीक है। तो नायलॉन रोप यूज टू पुल हैवी थिंग्स, तो ये नायलॉन 6 हो गया। उसके अलावा दूसरा होता है नायलॉन 66। तागे कई तरीके के होते हैं, आपने देखा होगा घर के बनाने वाले तागे तागे होते हैं, प्लास्टिक के तागे होते हैं, नायलॉन के तागे होते हैं, अलग अलग चीज बनाने के लिए। सबको आप कपड़ा सिलने के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते, उनका यूज अलग अलग है। तो नायलॉन 6 एक होता है, एक नायलॉन 66। दोनों लगभग सेम ही है। वो सिंगल पॉलीमर से, सिंगल मोनोमर से होता है, ये पॉलीमर से बन जाता है नायलॉन 66। ये नायलॉन 6 के मुकाबले ज्यादा मजबूत होता है, ठीक है। तो नायलॉन 66 डैक्रॉन और टेरिलीन, जैसे कि ये देखिए इस तरह की रस्सियां जो है नायलॉन 66 का इस्तेमाल करके, ये देखिए कितनी मजबूत रस्सी होती है। इतनी छोटी होती है लेकिन बड़ी मजबूत रस्सी होती है। आपने गौर किया होगा कभी, जो इस तरह की जो रस्सियां होती हैं छोटी छोटी बहुत मजबूत होती हैं, नायलॉन 66 से बनती है ये, ठीक है। तो नायलॉन 66 भी सिंथेटिक फाइबर है, दो मोनोमर से बनता है, HMDA और एडिपिक एसिड। याद नहीं रखना है, बस नजर मार लेना है। क्या क्या चीजें हैं, कपड़ा, रोप, इंडस्ट्रियल बेल्ट्स बनाने के लिए, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फाइबर्स होता है, बैग्स और बेल्ट्स बनाने के लिए भी नायलॉन 66 का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आ गया केवलर। अभी हमने आपको केवलर बताया था, इसका मटेरियल का इस्तेमाल किस चीज के लिए किया जाता है, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए। तो केवलर बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइबर होता है, स्ट्रॉन्गर देन नायलॉन, इसीलिए इसका बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे देखिए ये पहना हुआ है, तो इस तरीके से आपने देखा होगा कि पुलिस वाले और कॉप्स और जिनको ट्रेनिंग दी जाती है वो लोग इस तरीके की बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हैं, ठीक है। आगे यूज क्या है, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है केवलर का। केवलर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए, हेलमेट्स बनाने के लिए, सेफ्टी इक्विपमेंट्स बनाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। पुलिस एंड सोल्जर जो है पहनते हैं केवलर के बने हुए
जो जैकेट्स होते हैं उनको। फिर एक आता है डैक्रॉन और टेरिलीन, ये भी पॉलिएस्टर फाइबर्स होता है। दीज आर मेड फ्रॉम एथिलीन ग्लाइकोल और टेरिप्थैलिक एसिड। जैसे ये देखिए टैक्रॉन, इसका इस्तेमाल होता है कपड़ा, शिप, सेल्स और रोप्स बनाने के लिए। उसके बाद लास्ट में हमारे पास फाइनली आता है पॉली एक्रिलो नाइट्राइल। पॉली एक्रिलो नाइट्राइल, पॉली एक्रिलो नाइट्राइल। देखिए इसमें पॉली लिखा हुआ है, पॉलीमर में पॉली होता है, यानी कई मोनोमर मिले होंगे तब जाके ये बना होगा। पॉली एक्रिलो नाइट्राइल, इसको पैन कहते हैं। तो ये एक्रोनाइट्राइल इज अ स्मॉल केमिकल यूनिट, एक सिंगल मोनोमर होता है एक्रिलो नाइट्राइल। अगर ये खाली एक्रिलो नाइट्राइल है तो वो मोनोमर है, अभी सिंगल है। जब कई मोनोमर मिलते हैं तो पॉलीमर बनता है। व्हेन मैनी एक्रिलो नाइट्राइल ज्वाइंस टुगेदर, जब ये सब कई मिल जाते हैं तो ये क्या बन जाता है, पॉली एक्रिलो नाइट्राइल। इसको, ये प्रोसेस का नाम आपको पता ही है, पॉलीमराइजेशन, हम लोगों ने पढ़ा था पॉलीमर्स के टॉपिक में। ये पॉली एक्रिलोनाइट्राइल इट इज यूज्ड टू मेक ऑर्लोन। अब ध्यान रखिएगा, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये पॉली एक्रिलोनाइट्राइल का इस्तेमाल किस चीज के लिए किया जाता है। तो इसका इस्तेमाल किया जाता है ऑर्लोन के लिए। अब आप सोचो कि ऑर्लोन क्या है। देखिए जब आप अपने घर में स्वेटर पहनते होंगे तो आपने देखा होगा एक स्वेटर होता है जो पूरा वूलन का होता है, यानी कि जानवर का वूल निकाल के बनाया जाता है, भेड़ और शीप का वूल निकाल के बनाया जाता है, बहुत गर्म आता है। लेकिन अब वो तो इतना ज्यादा इजिली अवेलेबल नहीं होगा और वो बहुत महंगा होता है। ठीक है, तो अब आपने देखा होगा कि बहुत सारे आर्टिफिशियल वूल भी मिलते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारी पहले लोग जो है इस तरह से बैठ के सिलती रहती थी वूल, पुराने जमाने में औरतें, अभी भी कुछ लोग सिलते हैं खाली टाइम में, ऐसे वूल से ऐसे ऐसे सिलती रहती हैं। तो आपने देखा होगा वो वूल जो होता है वो ऐसा नहीं कि शीप से लिया गया हो, भेड़ का निकाला हुआ वूल हो, वो आर्टिफिशियल होता है, इंसानों का बनाया हुआ होता है। उसी को कहते हैं ऑर्लॉन। तो उसे कहते हैं ऑर्लॉन वूल। तो वो किससे बनता है, पॉली एक्रिलो नाइट्राइल। पॉली एक्रिलो नाइट्राइल। तो पॉली एक्रिलो नाइट्राइल क्या है, ये एक पॉलीमर है जो कौन से मोनोमर से बनता है, एक्रिलो नाइट्राइल। इससे क्या इस्तेमाल करके बनाया था, ऑर्लॉन। याद रखिएगा ऑर्लॉन, ऑर्लॉन एक तरीके का वुल होता है। जैसे देखिए आप यहाँ पे, ये आपको देखने में लग रहा होगा कि ये वुल है, लेकिन ये वो वुल नहीं होता है जिसको हम लोग कह रहे हैं कि ऊन, ऊन जिसे कहते हैं, तो ये वो ऊन नहीं है। तो ऊन भी दो तरीके के होते हैं, क्योंकि इतना कहाँ मिल पाएगा भेड़ से, जानवर से। तो इसलिए इसलिए इसको इंसान खुद बनाते हैं, और इसका स्वेटर बना लिया या जो चीज घर में, टोपी बना लिया पहनने के लिए। आपने देखा होगा मार्केट में भी बहुत मिलते हैं, सस्ते होते हैं, बहुत बहुत सस्ते होते हैं। सोचिए कैसे सस्ता होगा, क्योंकि ये सिंथेटिक है, आर्टिफिशियल है, बनाया हुआ वूल है। ये क्या है, ऑर्लॉन। ठीक है, ठीक है। कैसे बनता है आपको पूरा प्रोसेस पता है, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल। तो एक्रिलोनाइट्राइल कई मोनोमर्स जुड़ने के बाद ये पॉली एक्रिलोनाइट्राइल बन जाता है, जिसका इस्तेमाल किया जाता है ऑर्लॉन वूल बनाने के लिए। ठीक है, स्वेटर्स, ब्लैंकेट्स, कारपेट्स का इस्तेमाल किया जाता है इस्तेमाल में, विंटर क्लोथ्स बनाने के लिए। ऑर्लॉन स्वेटर्स लुक लाइक वुल, ये वुल के तरह दिखते हैं, बट दे आर मैन मेड, नॉट फ्रॉम शिप। उसी तरीके से एक आर्टिफिशियल फाइबर है रेयन। रेयन एक आर्टिफिशियल फाइबर है, इट इज मेड फ्रॉम सेलुलोज। सेलुलोज कम फ्रॉम प्लांट्स लाइक वुड। रेयन का इंपॉर्टेंट इज नॉट फुली सिंथेटिक बिकॉज इट कम्स फ्रॉम नेचुरल मटेरियल। तो रैन जो है ये पूरे तरीके से सिंथेटिक नहीं होता है, बल्कि ये नेचुरल मटेरियल प्लांट से प्राप्त किया जाता है। इट इज केमिकली प्रोसेस, सो इट इज कॉल्ड एन आर्टिफिशियल फाइबर। रेयन का इस्तेमाल क्या क्या चीजें के लिए किया जाता है, क्लोथ्स बनाने के लिए, पर्दे बनाने के लिए। ठीक है, रेयन क्लोथ्स आर सॉफ्ट एंड स्मूथ, ये काफी सॉफ्ट और स्मूथ होता है, लाइक कॉटन और सिल्क, बट दे आर मेड इन फैक्ट्रीज। आइए अब हम लोग जल्दी जल्दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब आप लोग जल्दी जल्दी आंसर करिएगा। टी एन टी स्टैंड फॉर, बताइए बताइए, क्वेश्चन देखिए और आंसर बताइए। टी एन टी, आपका टॉपिक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी बताइए। टी एन टी स्टैंड फॉर, सबका क्या कहना है, ट्राई नाइट्रोट्यूलिन। ट्राई नाइट्रोट्यूलिन। कोमल कह रही है ए, इनायत ए, सबका कहना ए है। तो ट्राई नाइट्रोट्यूलिन, तो सही जवाब है ए, ट्राई नाइट्रोट्यूलिन, बिल्कुल सही। टीएनटी इज ट्राई नाइट्रोट्यूलिन, इज अ कॉमन केमिकल एक्सप्लोसिव। टीएनटी इज प्रिपेयर फ्रॉम, बताइए। सेकंड, सेकंड का बताइए।
सेकंड का बताइए सभी लोग। अरे सेकंड का बी तो होगा, जब उसके नाम के आगे ही लगा है ट्राई नाइट्रो ट्यूलिन, तो ट्यूलिन ही से तो बनेगा, तो उसका आंसर क्या है? बी। टीएनटी इज मेड बाय नाइट्रेशन ऑफ ट्यूलिन। तो जब उसके नाम में ही ट्यूलिन लगा है तो ए कहने की क्या जरूरत है? टीएनपी इज ऑल्सो कॉल्ड, बताइए, टीएनपी इज ऑल्सो कॉल्ड पिक्रिक एसिड, बिल्कुल सही, आंसर सही है। टीएनपी ट्राई नाइट्रोफिनोल इज ऑल्सो कॉल्ड पिक्रिक एसिड। टीएनपी इज ऑब्टेन फ्रॉम, बताइए, टीएनपी किससे ऑब्टेन किया जाता है? बताइए, टीएनपी किससे ऑब्टेन किया जाता है, कहां से हासिल किया जाता है, किस चीज से बनाया जाता है? फिनोल से, ठीक है। बी, नाइट्रेशन ऑफ फिनोल गिव्स टीएनपी। टीएनजी इज ऑल्सो नोन एज, टीएनजी इज ऑल्सो नोन एज, बताइए। बिल्कुल सही, नाइट्रोग्लाइसरीन, सी। टीएनजी मींस ट्राई नाइट्रोग्लाइसरीन, जिसको नाइट्रोग्लाइसरीन भी कहते हैं। टीएनजी इज मेनली यूज टू मेक, क्या बनाते हैं? टीएनजी का इस्तेमाल किस चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है? पढ़ा था अभी हम लोगों ने, बिल्कुल सही, डायनामाइट इस्तेमाल, डायनामाइट के लिए किया जाता है। ट्राई नाइट्रोग्लाइसरीन इज एब्सॉर्ब टू मेक डायनामाइट, विच एक्सप्लोजिव इज वेरी सेंसिटिव टू शॉक, बताइए, इनमें से कौन सा एक्सप्लोजिव बहुत ही ज्यादा, अब देखिए हम लोग खुद ही से इसको सॉल्व कर सकते हैं। पॉलिएस्टर होता ही नहीं है, गन पाउडर तो हम लोगों ने पढ़ा है अलग जगह इस्तेमाल होता है, टीएनटी तो बहुत स्टेबल है, तो कौन सा बचा? भाई टीएनटी तो हम लोगों ने पढ़ा है बहुत स्टेबल होता है। गन पाउडर के लिए भी नहीं, गन पाउडर भी तो स्टेबल होता है, जब तक कि आप उस पर कोई चीज मारो ना, तब तक वो कहां फटता है। इसमें बोला गया है कि वो बहुत ही सेंसिटिव होता है, तो सेंसिटिव कौन सा होता है, बताइए। सही आंसर क्या है? टीएनजी, बी, टीएनजी, नाइट्रोग्लाइसरीन इज हाईली सेंसिटिव। टीएनटी के लिए हमने दिखाया था ना, ऐसे दबाते हैं तब फटता है, तो इसलिए बड़ा सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है, बगल में रखा है, कोई मसला नहीं है, जब तक हम नहीं दबाएंगे नहीं फटेगा, ठीक है, तो बहुत स्टेबल होता है। गन पाउडर, आपकी बंदूक की गोलियों में गन पाउडर है, लोगों के घर में बंदूक की गोलियां अक्सर पड़ी होती हैं, कितनी गोलियां, कभी सुना गोली फटी हो? कभी गोली, जब तक आप ट्रिगर दबा के चलाओगे नहीं बंदूक नहीं चलेगी, तो भी स्टेबल है। बाकी दूसरा ऑप्शन है इसका पॉलिएस्टर, पॉलिएस्टर से क्या मतलब है? पॉलिएस्टर तो हम लोग कपड़े में पढ़ते हैं। टीएनटी स्टेबल है, गन पाउडर से मैं टीएनजी बचा। आरडीएक्स स्टैंड्स फॉर, बताइए, आरडीएक्स का क्या मतलब है? अभी अभी हम लोगों ने कवर किया, आरडीएक्स रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव, बिल्कुल सही, बी आंसर है। फुल फॉर्म ऑफ आरडीएक्स, रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव्स। आरडीएक्स इज मेनली यूज्ड बाय, आरडीएक्स का इस्तेमाल किस जगह पे किया जाता है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मेडिकल फील्ड, मिलिट्री, एग्रीकल्चर, तो बिल्कुल बच्चों वाला सवाल है। आरडीएक्स का इस्तेमाल किया जाता है मिलिट्री के द्वारा। आरडीएक्स इज अ पावरफुल मिलिट्री एक्सप्लोसिव। गन पाउडर इज ऑल्सो कॉल्ड, गन पाउडर को और क्या कहा जाता है? बिल्कुल सही, ब्लैक पाउडर। उसके बाद गन पाउडर वर्क्स मेनली बाय न्यूक्लियर रिएक्शन से, केमिकल बर्निंग या फ्यूजन, बताइए। अब आप लोग बताइए, गन पाउडर किस पे काम करता है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है गन पाउडर? ये केमिकल बर्निंग है या ये न्यूक्लियर रिएक्शन है? अभी हमने आपको पूरा समझाया था, तो ये क्या है? बी, यानी केमिकल बर्निंग। न्यूक्लियर रिएक्शन आपको पता है, अंदर से आग निकलती है, जैसे सूरज से निकल रही है अंदर से आग। सूरज को जलाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको आग देने की जरूरत होती है, क्योंकि उनके अंदर आग नहीं है। इट बर्न्स रैपिडली टू प्रोड्यूस गैसेस। पोटेशियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया जाता है, बताइए क्या चीज बनाने के लिए? ये भी पढ़ा था हम लोगों ने, पोटेशियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया जाता है क्या चीज बनाने के लिए? बिल्कुल सही, गन पाउडर का इस्तेमाल, गन पाउडर का बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्लोरोपिक्रिन, याद है क्लोरोपिक्रिन पढ़ा था हम लोगों ने? क्लोरोपिक्रिन का पहले इस्तेमाल किस चीज के लिए किया जाता था? क्लोरोपिक्रिन, ऐसे याद कर लीजिए, क्लोरोफॉर्म जो दिया जाता था उसे याद कर लीजिए, क्लोरोपिक्रिन तो दिया जाता था। एक्सप्लोजिव क्यों बता रही हो कोमल आप? सी होगा, एनेस्थेटिक पर्पस के लिए। हमने क्या बताया था?
डॉक्टर्स पेशेंट को देते थे कि आदमी सो जाए, लेकिन ये हार्मफुल होता है, आंखों से बहुत आंसू निकलने लगता है। तो इसका इस्तेमाल अब किस लिए किया जाता है? टीयर गैस के लिए। जो टीयर गैस चलाई जाती है भीड़ को नियंत्रण करने के लिए। न्यूक्लियर बॉम्ब्स वर्क्स ऑन, बताइए न्यूक्लियर बॉम्ब किस 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 प्रिंसिपल पे काम करते हैं? बिल्कुल सही, न्यूक्लियर रिएक्शंस के पे प्रिंसिपल पे काम करते हैं। केमिकल बॉम्ब्स रिलीज एनर्जी फ्रॉम, केमिकल बॉम्ब्स अपनी एनर्जी कहां से रिलीज करते हैं? न्यूक्लियस से, केमिकल बॉम्ब से, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन से। सही जवाब है केमिकल बॉन्ड से, ना कि इलेक्ट्रॉन्स, ना कि न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से तो न्यूक्लियर रिएक्शन में अपने अंदर से फटता है, तो जो अंदर से फटता है तो वो न्यूक्लियस से हो गया। एटॉमिक बॉम्ब्स, एटॉमिक बॉम्ब इज बेस्ड ऑन, एटॉमिक बॉम्ब किस प्रिंसिपल पे काम करता है? फ्यूजन या फिशन? किसी को पता है? ये फिजिक्स में हम लोगों ने पढ़ा था। फ्यूजन या फिशन? तो इसका आंसर है बी, फिशन के ऊपर काम करता है एटॉमिक बॉम्ब। एटॉमिक बॉम्ब यूजेस न्यूक्लियर फिशन। हाइड्रोजन बॉम्ब किस पे काम करता है? अब ये देखिए उल्टा है, ये किस पे काम करता है? ये फ्यूजन पे काम करता है। तो याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हाइड्रोजन बम किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो सी, फ्यूजन के प्रिंसिपल पे काम करता है। और एटम बम किस प्रिंसिपल पे काम करता है? फिशन के प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है। नायलॉन 6 इज मेड फ्रॉम, नायलॉन 6 किससे बनता है? 18, बी कैप्रोलैक्टम, कैप्रोलैक्टम। ठीक है। नायलॉन 66 किससे बनता है? नायलॉन 66 आपको पता होगा, दो दो इसके अंदर मोनोमर है, तो ये दो चीजों से मिलकर बन रहा होगा। तो HMDA प्लस एडिपिक एसिड, HMDA प्लस एडिपिक एसिड। नायलॉन 6 से एक मोनोमर है। केवलर का इस्तेमाल किस चीज के लिए किया जाता है? बताइए। केवलर का इस्तेमाल, केवलर का इस्तेमाल किया जाता है बुलेट प्रूफ जैकेट्स बनाने के लिए। ठीक है। आइए, केवलर इज स्ट्रॉन्गर देन, बताइए केवलर इनमें से किस किस चीज से स्ट्रॉन्गर है? कॉटन, रेयन, नायलॉन और वुल। सी, नायलॉन से। केवलर इज मच स्ट्रॉन्गर देन नायलॉन। डैक्रन एंड टेरिलीन, डैक्रन और टेरिलीन का इस्तेमाल किस चीज के लिए किया जाता है? पॉलीमाइड्स, पॉलिएस्टर, प्रोटीन, नेचुरल फाइबर्स। तो इसका सही जवाब है पॉलिएस्टर्स। रेयन इज मेड फ्रॉम, ये अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले कहा है। रेयन इज मेड फ्रॉम सेलुलोज, बिल्कुल सही, सी, सेलुलोज। रेयन इज कॉल्ड, जब ये इसको प्लांट से हम ऑब्टेन कर रहे हैं तो ये क्या है? ये तो फिर नेचुरल फाइबर हुआ ना, सी है। अच्छा, ये आर्टिफिशियल फाइबर हुआ। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही, आर्टिफिशियल फाइबर सही जवाब दिया। नेचुरल सोर्स है लेकिन केमिकल प्रोसेसिंग है, इसलिए ये आर्टिफिशियल फाइबर हो रहा है। सेलुलोज यानी प्लांट से तो इसको हासिल किया जा रहा है, लेकिन प्रोसेस करने की वजह से आर्टिफिशियल फाइबर हो रहा है। ठीक है, गलत थे हम यहाँ पे। पॉली एक्रिलोनाइट्राइल इज यूज टू मेक, बताइए 25 का आंसर। इसका इस्तेमाल कहां पे किया जाता है? ऑरलॉन बनाने के लिए। हम लोगों ने जाना था कि ऑरलॉन आर्टिफिशियल वूल्स होते हैं, स्वेटर्स वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। 25 का बी, बिल्कुल सही। पैन मेक्स ऑरलॉन आर्टिफिशियल वूल, ऑरलॉन लुक्स लाइक, ऑरलॉन किसके तरह दिखता है? 26 वूल के, ऊन के तरह दिखाई देता है। ऑरलॉन इज आर्टिफिशियल वूल। विच इज द ओल्डेस्ट एक्सप्लोजिव, इनमें से सबसे पुराना एक्सप्लोजिव कौन सा है? TNT है या गन पाउडर? हमें तो गन पाउडर लग रहा है। सी, गन पाउडर राइट आंसर, बिल्कुल सही। आगे, गन पाउडर इज वेरी ओल्ड, गन पाउडर बहुत पहले से इस्तेमाल हो रहा है। विच एक्सप्लोजिव इज रिलेटिवली स्टेबल, अब देखिए इनमें से कौन सा सबसे स्टेबल एक्सप्लोजिव है? TNT जो है ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। पिक्रिक एसिड इज मोर सेंसिटिव देन, पिक्रिक एसिड जो है ज्यादा सेंसिटिव होता है किससे? मेरे ख्याल से TNT होगा। सी, TNT बिल्कुल सही। आइए आगे बढ़ते हैं। डायनामाइट किसने इन्वेंट किया था? डायनामाइट किसने इन्वेंट किया था, बताइए। एल्फ्रेड
नोबेल, जिस वजह से इसको नोबेल ऑयल भी कहते हैं। तो डायनामाइट वाज इन्वेंटेड बाय अल्फ्रेड नोबेल। बी। न्यूक्लियर वेपन्स आर स्टडीड मेनली, न्यूक्लियर वेपन्स को हम लोग किस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं? फिजिक्स में, ठीक है। उसके अलावा केमिकल एक्सप्लोजिव्स आर स्टडीड, केमिकल एक्सप्लोजिव्स को हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो ध्यान रखिएगा दोनों में डिफरेंस। विच रिलीजेस रेडिएशन, इनमें से कौन सा धमाका जो है रेडिएशन रिलीज करता है? आप खुद ही से बता सकते हैं कि किस धमाके से रेडिएशन रिलीज होता है। न्यूक्लियर बॉम्ब से, ना कि टीएनटी और आरडीएस से, क्योंकि ये टीएनटी और आरडीएस तो नॉर्मल एक फ्यूल बर्निंग है, जैसे पेट्रोल है जल गया, लकड़ी है जल गई, कोई रेडिएशन नहीं, ये तो रेडिएशन निकाल देता है। विच हैज द हाईएस्ट एनर्जी रिलीज, इनमें से सबसे ज्यादा हाईएस्ट एनर्जी रिलीज कौन सा करता है? बताइए, हमने बताया था पहाड़ पूरा तबाह कर दे, बर्बाद कर दे, वो क्या है? न्यूक्लियर बॉम्ब। तो डी, न्यूक्लियर बॉम्ब इज इनॉर्मस। पॉलीमर इज फॉर्म्ड बाय, पॉलीमर कैसे बनता है? 35 बताया था हमने पॉलीमर कैसे बनते हैं। कई मोनोमर्स जब जुड़ते हैं तो पॉलीमर बनता है, बिल्कुल सही, सी राइट आंसर। नायलॉन इज, नायलॉन बताइए, अब ये हमें भी नहीं पता। नायलॉन क्या है? नेचुरल फाइबर है, आर्टिफिशियल है, मेटल है, फ्यूल है? देखिए, ना फ्यूल है ना मेटल है, नेचुरल या आर्टिफिशियल फाइबर में, हमें लग रहा है कि ये आर्टिफिशियल फाइबर है। बी आंसर सही है, नायलॉन इज मैन मेड। रायन इज नॉट फुली सिंथेटिक बिकॉज इट कम्स फ्रॉम, रायन जो है वो कहां से आता है? सेलुलोज है, प्लांट से आता है, हम लोगों ने पढ़ा था, बिल्कुल सही, ठीक है। विच इज यूज फॉर फिशिंग नेट्स, फिशिंग की नेट्स के लिए इनमें से किसका इस्तेमाल करते हैं? वूल तो हम लोग ठंड के लिए पहनने के लिए करते हैं, कॉटन के तो हम लोग कपड़े पहनते हैं, नायलॉन और रेयन का इस्तेमाल में से कुछ एक होगा, मेरे ख्याल से बी है, नायलॉन का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल सही, बी नायलॉन, वेरी गुड। नायलॉन इज स्ट्रॉन्ग एंड वाटर रेजिस्टेंट। अच्छा देखिए, एक और बात पता चली कि नायलॉन वाटर रेजिस्टेंट भी होता है। विच एक्सप्लोजिव यूजेस ग्लाइसरीन, अब बताइए ग्लाइसरीन कौन सा एक्सप्लोजिव इस्तेमाल करता है इसके अंदर? ऑलरेडी जी लिखा हुआ है, टीएनजी में जी लिखा हुआ है। अच्छा टीएनजी, टीएनजी का एक और नाम हम लोगों ने पढ़ा था, क्या होता है? नाइट्रोग्लाइसरीन, ठीक है। विच एक्सप्लोसिव यूजेस ग्लाइसरीन, तो टीएनजी, यानी सी इसका राइट आंसर, टीएनजी इज नाइट्रेटेड ग्लाइसरीन। विच इज नॉट अ केमिकल एक्सप्लोसिव, इनमें से कौन सा केमिकल एक्सप्लोसिव नहीं है? सी, बिल्कुल आसान है ये। गन पाउडर मेनली प्रोड्यूसेस, गन पाउडर से क्या चीज प्रोड्यूस होती है? रेडिएशन, न्यूट्रॉन्स, गैस प्रेशर? गैस प्रेशर प्रोड्यूस होता है, तभी वो आगे ढकेल देता है। केवलर बिलोंग्स टू, केवलर क्या है? पॉलिएस्टर, पॉलीएमाइड, सेलुलोज या प्रोटीन? मेरे ख्याल से केवलर जो है ये पॉलीएमाइड है क्या? बी है, पॉलीएमाइड, पोलियमाइड। केवलर इज अ पोलियमाइड फाइबर, ठीक है, तो याद रखिएगा ये पोलियमाइड है। विच फाइबर इज यूज्ड इन शिप सेल्स, शिप सेल्स के अंदर कौन से फाइबर का इस्तेमाल करते हैं? हम लोगों ने ये भी पढ़ा था। इसका आंसर है सी, डैक्रॉन का। विच एक्सप्लोजिव इज ऑल्सो कॉल्ड नोबेल ऑयल, नोबेल ऑयल बताइए इसमें से किसको कहा जाता है? नोबेल ऑयल किसको कहा जाता है? याद रखिएगा, नोबेल ऑयल उसी को कहा जाता है, नोबेल ऑयल उसको कहा जाता है जिसको एल्फ्रेड नोबेल ने जिसकी खोज करी थी, तो वो डायनामाइट था। अब डायनामाइट बनता किससे है? ये भी तो सवाल है एक, डायनामाइट बनता किससे है? देखिए टीएनजी लग रहा है इसका राइट आंसर, तो बी है टीएनजी, नाइट्रोग्लाइसरीन इज नोबेल ऑयल। पिक्रिक एसिड इज ड्राइव फ्रॉम, पिक्रिक एसिड को किस चीज से निकालते हैं? फिनॉल से। आइए देखते हैं, बी बिल्कुल राइट आंसर, फिनॉल से निकालते हैं। विच इज द मोस्ट सेंसिटिव टू शॉक, इनमें से कौन सा बहुत ही सेंसिटिव होता है शॉक में? देखिए टीएनटी तो बहुत स्टेबल होता है, टीएनटी से कोई मैटर नहीं करता, गन पाउडर भी नहीं, पॉलिएस्टर भी नहीं, टीएनजी राइट आंसर। विच इज एन आर्टिफिशियल वुल, आंसर है ऑर्लॉन। और विच इन्वॉल्व स्प्लिटिंग ऑफ एटम्स, इनमें से किसमें एटम्स स्प्लिट होते हैं? न्यूक्लियर बॉम्ब में। विच फाइबर इज नॉट यूज फॉर क्लोथिंग, क्लोथिंग के लिए कौन सा फाइबर का इस्तेमाल नहीं होता है? देखिए नायलॉन का होता है, कॉटन का होता है, मेरे ख्याल से केवलर का नहीं होता है।
केवलर का बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, बिल्कुल सही। अब इसमें करेक्ट स्टेटमेंट बताइए। न्यूक्लियर एंड केमिकल बॉम्ब्स वर्क सेम वे। केमिकल बॉम्ब्स रिलीजेस न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर बॉम्ब्स रिलीज मच मोर एनर्जी, टीएनटी रिलीजेस रेडिएशन। बताइए इसमें राइट आंसर। सी राइट आंसर है, बिल्कुल सही। न्यूक्लियर एनर्जी इज फार मोर ग्रेटर देन केमिकल एनर्जी। तो हम लोगों का यहाँ पे जो केमिस्ट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, हम लोगों ने कवर कर लिया है। ठीक है, अब केमिस्ट्री के बाद हम लोग देखेंगे कि हम लोगों को क्या चीज शुरू करनी है, कौन सा टॉपिक शुरू करना है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा आज का टॉपिक जो हम लोगों ने समझा एक्सप्लोजिव्स का, और जो हम लोगों ने फाइबर्स के टॉपिक समझे, बहुत छोटे छोटे हैं लेकिन एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, इनसे पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चंस। क्लियर है? तो आई होप कि आप लोगों को काफी क्लैरिटी आई होगी। लेक्चर के हमारे फौरन ही बाद ये नोट्स ग्रुप में आ जाएगा, तो एक बार आप जल्दी जल्दी गो थ्रू कर लीजिएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग। हैव अ गुड डे। इनको आप लोग रिवाइज करते चलिएगा, जितनी भी चीजें चल रही